हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेश कुमार भारी। आज हम बीए सेकेंड ईयर के पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं में अमेरिकन संविधान में अमेरिका में संघ व्यवस्था देखेंगे। जैसा कि अपने को पता ही है कि राजनीतिक प्रणाली में संघवाद और एकात्मवाद दो मुख्य प्रकार हैं, एकात्मक और संघात्मक। मैं आशा करता हूँ कि ये अंतर आपको याद है। एकात्मक वो जहाँ एक सरकार होती है, और संघात्मक व्यवस्था जिसमें केंद्र और इकाइयों के बीच में काम बंटा हुआ होता है और दो सरकारें काम करती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल संघात्मक का अमेरिका और इंडिया है। इंडिया संघात्मक प्रणाली है, जबकि एकात्मक ब्रिटेन है। तो इस पर अपने ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे कि संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पता है। तो अमेरिका एक संघात्मक देश है। तो अमेरिका के संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, वो शक्ति का बंटवारा कैसे किया हुआ है, और संघ की नेचर या संघ की प्रवृत्ति क्या है, केंद्र शक्तिशाली है, राज्य शक्तिशाली है, या अगर केंद्र शक्तिशाली है तो उसके पीछे क्या कारण है, वो हम पढ़ेंगे। तो संघात्मक शासन प्रणाली में दो तरह के शासन होते हैं, एक तो केंद्र का शासन, दूसरा प्रांतों का शासन, तथा इन दोनों शासनों का कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूप से सीमांकित रहता है। यानी दो तरह के कार्य का विभाजन किया हुआ होता है कि ये कार्य केंद्र का है और ये कार्य राज्यों का है। अब ये विभाजन कैसे होता है, यह ऑस्ट्रेलिया के संघवाद में, ऑस्ट्रेलिया की संघात्मक प्रणाली में क्या है, भारत की संघात्मक प्रणाली में कौन सा पैटर्न है, कनाडा के संघ में कौन सा पैटर्न है, अमेरिका के संघ में कौन सा पैटर्न है, ये हम आगे देखेंगे। संघ व्यवस्था के जो तीन प्रारूपिक विशेषताएं हैं या तीन मुख्य विशेषताएं हैं, डाइसी ने संघ की तीन मुख्य विशेषताएं बताई कि लिखित संविधान होना चाहिए, उस संविधान में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि ये दो लेवल की सरकारें हैं, एक संघ की सरकार, केंद्रीय सरकार, और दूसरी इकाई की सरकार। उस इकाई का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अमेरिका में स्टेट्स कहते हैं, भारत में उनका नाम राज्य है, स्विट्जरलैंड में कैंटन कहते हैं उन इकाइयों को, आदि। दूसरी विशेषता है शक्तियों का वितरण, यानी संविधान में स्पष्ट रूप से शक्तियाँ विभाजित होनी चाहिए कि ये शक्तियाँ केंद्र के लिए हैं और ये शक्तियाँ राज्यों के लिए हैं। और ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ सरकारें दो लेवल की सरकारें होंगी, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार, तो विवाद पैदा होने की संभावना है। तो उन विवादों का निपटारा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय होना चाहिए, और यह सर्वोच्च न्यायालय किस आधार पर निर्णय करेगा, जैसा कि संविधान में स्पष्ट विभाजन है। तो ये तीन विशेषताएं एक फेडरल मॉडल की अनिवार्य रूप से मानी गई राजनीतिक विचारक डाइसी के द्वारा। अब जब 1789 में संविधानवेत्ता अमेरिका के संविधान को स्वरूप दे रहे थे, तब ये क्वेश्चन था कि संघवाद ही क्यों, एकात्मक प्रणाली क्यों नहीं। तो हमें थोड़ा सा उस संदर्भ में जाके सोचना पड़ेगा कि जैसा आपको पता है कि अमेरिका का जो स्वतंत्रता आंदोलन है, वो 13 राज्यों ने एक राज्य मंडल बनाकर एक लड़ाई लड़ी थी, और उन राज्यों में उपनिवेश का स्वरूप भी अलग अलग था। तो जब राज्यों ने एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में एक संघर्ष किया है, तो ऐसा स्पष्ट है कि वो अपनी स्वतंत्रता को लेके संवेदनशील रहेंगे। दूसरी बात, जब उनके यहाँ शासन की प्रणालियाँ अलग अलग थी, उपनिवेश का स्वरूप अलग अलग था, तो उन्हें किसी शासन प्रणाली के एक स्वरूप पे या कानूनों की एक संहिता पे सहमत करना मुश्किल काम है। तो ये काम संघ में ही होता है कि आप अपने आप को ऐसे शासित करते रहें, हमें तो बस ये 5-4 शक्तियाँ हैं, ये केंद्र को दे दीजिए, बाकी आप अपना शासन जैसे आप करना चाहते हैं वैसे कीजिए। तो ये सुविधा संघवाद में ही होती है।
दूसरी बात, अमेरिका की जो पॉलिटिकल कल्चर है या उनका स्वतंत्रता आंदोलन है, उसमें ही आप स्पष्ट देखते हैं कि अमेरिकन सेंट्रलाइजेशन के यानी केंद्रीयकरण को वो एक शंका की दृष्टि से देखते हैं और विकेंद्रीकरण को वो स्वतंत्रता का पर्याय मानते हैं। तो इस वजह से भी उनके इस आदर्श के ज़्यादा नज़दीक था संघवाद का मॉडल। अमेरिका का साइज़ बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, तो उस साइज़ का बड़ा आकार अलग अलग भौगोलिक दृष्टि से अलग अलग राज्य हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कोई अर्बन एरियाज़ हैं, कहीं रूरल एरिया ज़्यादा है। तो इन सारी विविधता उनका स्थानीय स्वायत्तता के प्रति नज़रिया, स्वतंत्रता के प्रति मोह और स्वतंत्रता आंदोलन से जो मूल्य पनपे थे, उन सब का सार यही था कि उन्हें केंद्रीकरण की बजाय विकेंद्रीकृत शासन पसंद था और यह व्यवस्था संघवादी मॉडल में ही संभव थी कि केंद्र सरकार को आवश्यक वो शक्तियां प्रदान कर दी जाएं जो बहुत राष्ट्रीय महत्व की है और बाकी सारी शक्तियां राज्य सरकारों के पास रहें। अमेरिकी राज्यों में स्वाधीनता की भावना इतनी तीव्र थी कि जेफरसन जो बाद में राष्ट्रपति बने, वह मानते हैं कि केंद्र सरकार बनाना आवश्यक है, परंतु उसका संबंध केवल विदेश नीति के संचालन से होना चाहिए। यहाँ देखते हैं कि जेफरसन जैसे फ्रीडम फाइटर जो बाद में अमेरिका के प्रेसिडेंट भी बने, उनका तो स्थानीय स्वायत्तता या राज्यों की स्वाधीनता से इतना प्रेम है कि वह केंद्र को केवल और केवल फॉरेन अफेयर्स की शक्ति देना चाहते हैं, बाकी सारी शक्तियां राज्य को देना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिका की संघ व्यवस्था में की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान लिखित है तथा देश का सर्वोच्च कानून संविधान है। आर्टिकल 6 में कहा गया है कि कोई भी कानून जो इस संविधान के अगेंस्ट है वह नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी लागू नहीं होगा, यानी संविधान की सर्वोच्चता है। स्वतंत्र व सशक्त न्यायपालिका। शक्ति विभाजन हमने पढ़ा था कि अमेरिका के संविधान में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण। दूसरा था चेक एंड बैलेंस, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। तो सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के तहत विधायिका की शक्ति कांग्रेस को, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति को और न्यायपालिका की शक्ति जुडिशरी में निहित की गई है। तो शक्ति विभाजन की रक्षा के लिए यह जरूरी है कि कोई भी अंग एक दूसरे के अंग के जिम्मेवारियों में अतिक्रमण ना करे। सेम ऐसे ही केंद्र और राज्य की शक्तियों का भी वहाँ स्पष्ट बंटवारा किया गया है। तो ये आशा की गई है कि केंद्र राज्यों की अधिकारों में अतिक्रमण ना करे या राज्य केंद्र के अधिकारों में अतिक्रमण ना करे। इसके लिए स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है ताकि वह संविधान के आधार पर उन मामलों को देख सके और यह तय कर सके कि केंद्र की क्या शक्तियां हैं और राज्य की क्या शक्तियां हैं। वहाँ दोहरी नागरिकता है, जो हमें पता है कि वहाँ अमेरिका का भी नागरिक होता है और उस राज्य का भी नागरिक होता है। भारत में एकल नागरिकता है, जैसे हम सब भारत के नागरिक हैं, न कि अलग से राजस्थान के नागरिक हैं। नागरिकता का लेवल है वो एकल है। राज्यों के अपने संविधान है। वहाँ जो शक्ति वितरण का मॉडल है, अमेरिका में शक्ति वितरण का जो प्रारूप है वह यह है कि कुछ शक्तियाँ केंद्र के लिए लिख दी गई कि ये शक्तियाँ केंद्र के लिए हैं और दूसरी एक लिस्ट बना दी कि ये काम केंद्र के लिए निषिद्ध है, यानी केंद्र ये काम नहीं करेगा। बाकी जितनी भी बची हुई शक्तियाँ हैं वह राज्यों की है। तो राज्यों ने और उन शक्तियों के उपयोग के लिए राज्यों ने अपने संविधान अलग से बना रखे हैं। भारत में आज की तारीख में किसी भी राज्य का अलग संविधान नहीं है। पहले जम्मू कश्मीर का
विशेष दर्जा था, इसलिए जम्मू कश्मीर का संविधान अलग था। सीनेट में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। जो दूसरा सदन होता है जिसे अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन, उस सदन में संघवादी व्यवस्था में जो इकाई होती है, जो प्रांत होते हैं यानी जो राज्य होते हैं, वहाँ से प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। जैसे हमारे राज्यसभा है, ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है, तो वैसे ही अमेरिका का उच्च सदन है, उसका नाम है सीनेट। सीनेट अमेरिका का उच्च सदन है, उसमें प्रत्येक छोटे और बड़े राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। यानी अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से 2 प्रतिनिधि आते हैं और इसलिए टोटल सीनेट की संख्या है 100। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें तो इंडिया में अलग है। हमारी राज्यसभा में हम देखते हैं कि बड़े राज्यों के लिए प्रतिनिधित्व ज़्यादा है और छोटे राज्यों को प्रतिनिधित्व कम है। भारत में तो कुछ एक राज्यों को तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है ही नहीं, जो बहुत छोटे हैं। जैसे राजस्थान को राज्यसभा में 10 सीटें मिली हुई है, यूपी को राजस्थान से कहीं ज़्यादा है। नेक्स्ट है द्वैध शासन। अमेरिका में द्वैध शासन है, इसका अर्थ है कि एक केंद्र की सरकार है और दूसरा राज्यों का शासन है। राज्यों के अपने अपने संविधान है और अपना अपना शासन है। केंद्रीय शासन की भांति ही राज्यों की पृथक कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। यह प्रत्येक फेडरल सिस्टम में होता है, कोई नई बात नहीं है। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका, हमने देखा था कि संविधान संशोधन में अमेरिका में संविधान संशोधन के 2 चरण है। जो पुष्टिकरण का चरण है, सेकंड चरण, उसमें राज्यों की सहमति अनिवार्य है और वह भी 3/4 राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो यह अपने आप में राज्यों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है। जबकि इसके विपरीत हम देखें तो भारत में ऐसी शक्ति नहीं है राज्यों के पास। अपने यहाँ संविधान संशोधन की शक्ति किसको है? संसद को है, न कि राज्यों के पास है। शक्तियों का वितरण, मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक संघवादी व्यवस्था में लिखित संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण किया हुआ होता है। लेकिन यह शक्तियों का वितरण कैसे हो, कौन सा प्रारूप हो, यह हो सकता है अलग अलग हो। जैसे भारत में अलग हो, अमेरिका में अलग हो, कनाडा में अलग हो, ऑस्ट्रेलिया में अलग हो। जबकि ये चारों ही संघवादी देश हैं, यानी संघात्मक प्रणाली है चारों देशों में। तो एक रिमाइंडर के रूप में देखते हैं कि भारत में शक्ति का पृथक्करण, शक्तियों का वितरण कैसे है। जैसे आपको याद हो तो भारत में एक संघ सूची है जिस पर कानून बनाना संघ का एकाधिकार है, एक राज्य सूची है जिस पर कानून बनाना राज्यों का उत्तरदायित्व है और राज्यों का कृत्य है, और एक समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची में वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन अगर टकराव हो तो संसद का कानून मान्य होता है बजाय राज्य के। और इन तीनों लिस्टों से जो विषय बच गए उन्हें अवशिष्ट विषय कहते हैं। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं, यानी जो ऐसा कोई विषय जो इन लिस्ट में शामिल नहीं है, उस विषय पर कानून बनाने की बात आएगी तो वो कानून बनाएगा केंद्र। ये भारत में शक्ति वितरण का प्रारूप है। लेकिन अमेरिका में शक्ति वितरण के प्रारूप में गणना व अवशेष के सिद्धांत का पालन किया गया है। इसका तात्पर्य ये है कि केंद्र के लिए शक्तियां लिख दी गई और कुछ शक्तियां केंद्र के लिए निषिद्ध कर दी गई कि ये काम केंद्र नहीं करेगा, और बाकी सारी बची हुई शक्तियां राज्यों के लिए है। शक्ति के वितरण के बारे में संविधान में क्या कहा गया है? वे सब शक्तियां जो संविधान द्वारा संघ को प्रदान नहीं की गई तथा जो उसके द्वारा राज्यों के लिए निषिद्ध नहीं की गई, क्रमशः राज्यों के लिए या जनता के लिए सुरक्षित है। ये शक्तियां कौन सी हैं? जैसे संघ सरकार की शक्तियां अमेरिका में राष्ट्रीय महत्व के विषय अक्सर संघीय सरकार में केंद्र सरकार के लिए आरक्षित किए जाते हैं। वह है जैसे करों की वसूली, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, विदेशों के साथ व राज्यों में परस्पर उद्योग, व्यवस्था का संचालन, मुद्रा निर्माण। ये विषय संघ के पास या संघ के लिए आरक्षित विषय है। और दूसरा,
कुछ शक्तियां संघ के लिए निषिद्ध कर दी गई, यानी ये काम संघ नहीं करेगा। वो काम कौन से हैं? संघीय सरकार लोगों के बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार पर रोक नहीं लगा सकती। दूसरा, सम्मान सूचक उपाधियों का वितरण नहीं कर सकती। तीसरा, भाषण की स्वतंत्रता पर आघात नहीं कर सकती। ये अधिकार जनता में स्वतः निहित माने गए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रोक का अर्थ है, यह एक संवैधानिक रीट होती है कि अगर कोई व्यक्ति को सरकार या कोई प्राइवेट पर्सन उसे गिरफ्तार कर ले या अपनी कस्टडी में ले ले, तो उस व्यक्ति का जो कि लापता है या उनकी गिरफ्त में है, उसका वकील या कोई रिलेटिव कोर्ट में याचिका लगाता है कि फलां व्यक्ति को अवैध रूप से, अनधिकृत रूप से गिरफ्तार किया हुआ है, तो कोर्ट गिरफ्तार करने वालों को एक रिट जारी करती है, जिस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसका अर्थ है कि फलां व्यक्ति जिसको आपने अनधिकृत या अधिकृत रूप से अपने पास रखा है, उसे प्रेजेंट सशरीर उपस्थित किया जाए। नेक्स्ट है इसी उनके शक्ति वितरण के प्रारूप में कि एक केंद्र के लिए आरक्षित सूची है, दूसरा केंद्र के लिए निषिद्ध शक्तियां हैं। साथ ही कुछ शक्तियों पर ये आरोप व्यवस्था कर दी कि राज्य पर भी ये बंधन है कि राज्य ये काम नहीं करेगा। जैसे राज्यों के लिए निषिद्ध शक्तियां हैं कि राज्य विदेशों के साथ संधि या समझौते नहीं करेंगे, शांति के समय में वे सेना या युद्धपोत नहीं रखेंगे, राज्य कांग्रेस की सहमति के बिना इंटरस्टेट व्यापार पर आयात या निर्यात शुल्क नहीं लगा पाएंगे या आपस में इससे रिलेटेड कोई समझौता नहीं करेंगे, राज्य की सरकारें दास प्रथा नहीं रख सकती और ना ही वो बंदी प्रत्यक्षीकरण, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति व प्रेस संबंधी नागरिक अधिकारों का हनन कर सकती है। यानी ये राज्य सरकारों पर बंधन है। तो केंद्र और राज्य सरकारों पर जितने भी बंधन हैं, वो बंधन हम देखते हैं कि एक तरीके से नागरिकों के लिए फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों के कुछ बेसिक फाउंडेशनल लिबर्टीज को सुरक्षित करने के लिए लगाए गए हैं। दूसरा, संघ की जो मूल नेचर है उसको सुरक्षित करने के लिए लगाए गए हैं कि स्टेट ने अगर आपस में व्यापार करना शुरू कर दिया, शांति के समय में सेना या युद्धपोत रखना शुरू कर दिया, कांग्रेस की सहमति के बिना ही आपस में समझौते करने शुरू कर दिए, तो संघ की अस्तित्व के लिए यह खतरा हो सकता है। तो मूल रूप से बेसिकली ये जो केंद्र और राज्यों पर जो प्रतिबंध है वह अमेरिका के संविधानवेताओं ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से और संघ की अस्तित्व की रक्षा के लिए लगाए हैं। अब चूंकि जैसा मैंने बताया था कि प्रत्येक संघ में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति का बंटवारा अलग अलग सूत्र से या अलग अलग प्रारूप से होता है, अलग अलग पैटर्न में होता है, तो यह डेफिनेटली किसी व्यवस्था में केंद्र को शक्तिशाली और किसी व्यवस्था में राज्य को शक्तिशाली बना देता है। जैसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली है, वहीं अमेरिका के संदर्भ में अगर देखें तो वहाँ राज्य ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि केंद्र के लिए जैसा हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि कुछ एक शक्तियाँ केंद्र के लिए आरक्षित है, कर, राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था, विदेशों के साथ व राज्यों के परस्पर उद्योग, व्यवस्था का संचालन तथा मुद्रा निर्माण। यानी इतनी कम शक्तियां केंद्र के लिए आरक्षित हैं, बाकी जितनी भी काम है वह सारे काम राज्यों पर छोड़ दिए गए हैं। तो अमेरिका की व्यवस्था में राज्य ज़्यादा स्ट्रोंग है बजाय केंद्र के, जबकि भारत में केंद्र ज़्यादा स्ट्रोंग है। केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध क्या है, यानी एक संघवादी व्यवस्था में जो यूनिट्स हैं उनको क्या राइट्स हैं, इन पर एक और बहस होती है कि क्या राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार है। सैद्धांतिक रूप से ये माना जाता है कि जो परिसंघ होते हैं, कन्फेडरेशन जो होती हैं, उनमें राज्यों को संघ से अलग होने का
अधिकार होता है संघात्मक व्यवस्था में नहीं होता, जहाँ फेडरल शब्द प्रयुक्त होता है। लेकिन व्यवहार में क्या होता है कि भले ही संविधान में शब्द कौन सा ही प्रयुक्त किया हो, लेकिन कोई भी संघवादी व्यवस्था, कोई भी संघात्मक प्रणाली में केंद्र सरकार यह नहीं चाहेगी कि संघ का अस्तित्व ही बना ना रहे, यानी संघ का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इसलिए समय के साथ ऐसी शक्तियां केंद्र सरकारों ने अपने हाथ में ले ली जो कि केंद्र को ही ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। तो अमेरिका के संदर्भ में अगर हम देखें तो संविधान के अनुसार यदि राज्य चाहें तो संघ को नष्ट कर सकते हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई राज्य अपनी इच्छा से संघ से बाहर जा सकता है। इसका अर्थ है कि सैद्धांतिक रूप से यह एक समझौते से पनपा संघ है, लेकिन इससे अलग होने की शक्ति राज्यों के पास नहीं है। अब चूंकि जब राज्यों ने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा केंद्र को दिया है कि भी ये विदेशी संबंध, करों की वसूली, ये सब आप करिए, तो केंद्र को भी कुछ दायित्व बनते हैं उसे राज्यों के प्रति, तभी व्यवस्था चलती है। तो अमेरिका में राज्यों को संघ सरकार के द्वारा कुछ गारंटियां दी गई है, जैसे राज्यों की भौगोलिक एकता और प्रादेशिक अखंडता की रक्षा करना, यानी यूनिटी, और इस पर खतरा नहीं आना चाहिए, केंद्र का दायित्व है। दूसरा, नए राज्यों का निर्माण राज्यों की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। यहाँ देखो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। भारत में नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है बिना राज्य की सहमति से, राज्य से पूछना नहीं पड़ता। इसका प्राइम एग्जाम्पल है, अभी हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का स्टेटस छीनकर उसको यूटी बना दिया गया। वैसे ही तेलंगाना सिर्फ राज्य से सहमति मांगी जाती है, लेकिन वह स्वीकृति नहीं होती। तो यह मूल अंतर है केंद्र और राज्य के बीच में संबंधों में, भारत और अमेरिका में। अमेरिका में किसी राज्य का निर्माण करना के लिए जरूरी है उस राज्य की स्वीकृति हो। दूसरा है, संघ सरकार का दूसरा दायित्व यह है कि प्रत्येक राज्य में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली लागू हो, यानी जो मुख्य पद हैं, जैसे राज्यपाल का पद है या राष्ट्रपति का पद है, वो पद किसी जाति विशेष या परिवार या कोई कुलीन तंत्र के लिए आरक्षित नहीं हो सकते, वो सभी के लिए ओपन होंगे, यानी कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है, चुनाव लड़ सकता है। और जब कभी बाहर से आक्रमण हो तो संघ सरकार राज्य सरकारों की प्रार्थना की प्रतीक्षा किए बिना ही हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन अगर उपद्रव, विद्रोह या अन्य आंतरिक हिंसा हो तो केंद्र सरकार सेना भेज सकती है, लेकिन वह उसको डिप्लॉय नहीं करती। ऐसे ही संघीय विधियों और संघीय संपत्ति का उल्लंघन होता है तो राष्ट्रपति राज्य की औपचारिक प्रार्थना के बिना ही हस्तक्षेप कर सकता है, और ऐसा 2 बार किया भी है। 1941 में राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने कैलिफोर्निया एयरक्राफ्ट फैक्ट्री की हड़ताल को दबाने के लिए अपनी सेनाएं भेज दी थी, और 1963 में राष्ट्रपति केनेडी ने सर्वोच्च न्यायालय के पृथकता विरोधी निर्णयों को लागू करने के लिए संघीय पुलिस का प्रयोग किया था। तो यह थी अमेरिका के संविधान में उनके जो संघात्मक प्रणाली है उसकी मुख्य विशेषताएं। जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह यह है कि राज्यों के पास ज़्यादा शक्ति है, यानी राज्य ज़्यादा शक्तिशाली हैं, और उनके राज्यों और केंद्र के बीच में जो शक्ति का बंटवारा है वह गणना और अवशेष के सिद्धांत पर आधारित है। गणना और अवशेष के सिद्धांत का तात्पर्य स्पष्ट है कि केंद्र के लिए शक्तियाँ लिख दी गई और बाकी जो शक्तियाँ हैं वह राज्यों पे छोड़ दी। अब चूंकि अमेरिका का संविधान हमें पता है कि आज से लगभग 250-250 साल पहले बना था, तो निश्चित रूप से व्यवहार में जब कोई चीज़ लागू होती है तो उसका स्वरूप में कुछ नई प्रवृत्तियाँ उभर कर आती है। तो समय के साथ अमेरिका की संघ व्यवस्था में केंद्रीयकरण में वृद्धि हुई, जबकि संविधान में हमने देखा कि मेनली राज्य स्ट्रोंग है, लेकिन व्यवहार में जब संविधान लागू हुआ तो समय के साथ केंद्र की सरकार ज़्यादा स्ट्रोंग होती गई। इसकी क्या वजह है, यानी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई।
यह क्यों हुआ। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के बारे में तो एक राजनीतिक वैज्ञानिक ने कहा है कि आगामी चौथाई शताब्दी में राज्य खाली खोखले बन जाएंगे जो मुख्यतः संघीय विभागों के ग्रामीण जिलों के रूप में कार्य करेंगे, जो अपने भरण पोषण के लिए संघीय कोष पर निर्भर करेंगे। यानी इतने कमज़ोर हो जाएंगे राज्य कि उनका भरण पोषण है वह भी केंद्रीय सहायता से ही चलेगा। तो ये जो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है यह क्यों आई, इसके पीछे क्या कारक है यह देखते हैं। तो पहला है सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन। 1789 में जब संविधान बना था तब अमेरिका का जो समाज था वह एक ग्रामीण समाज था। छोटे छोटे गांवों में लोग दूरी पे रहते थे और धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण की तीव्र गति से औद्योगिकरण हुआ, व्यापार, यातायात, संचार के साधनों में वृद्धि हुई। और हमें ये भी पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। तो ये जो परिवर्तन थे, इन सब परिवर्तनों में एक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जिसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ा हुआ था, तो ऐसी राष्ट्रीय व्यवस्था को संभालने के लिए सर्टेनली एक स्ट्रॉन्ग केंद्रीय सरकार की आवश्यकता थी। तो फलस्वरूप राष्ट्रीय सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई, जो ऐसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए या महाशक्ति को चलाने के लिए आवश्यक थे, और उन कार्यों को करने के परिणाम स्वरूप केंद्र के पास शक्तियों का इजाफा होता गया। दूसरा है निहित शक्तियों के सिद्धांत का कारण। निहित शक्तियों का से तात्पर्य ये है कि जैसा हमने पढ़ा कि केंद्र के पास सर्टेन शक्तियां हैं कि भी केंद्र ये काम करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल केंद्र के पास वित्त और मुद्रा के नोट का नियंत्रण दिया गया है। तो एक बार ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि 1790 में हैमिल्टन राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। तो इस बात का विरोध जेफरसन और उनके अनुयायी, जो जेफरसन राज्यों को शक्तिशाली बनाने के समर्थक थे, तो उन्होंने इसका विरोध किया कि भी ऐसा संविधान में केंद्र को ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। लेकिन राष्ट्रपति का कहने का मतलब ये था कि राष्ट्रपति ने यह आग्रह किया कि संविधान में जो शक्ति दी गई है उस शक्ति के अधीन काम करने के लिए यह बात निहित है कि उससे रिलेटेड जो भी काम करने होंगे वह काम केंद्र सरकार कर सकती है। तो इसे राष्ट्रपति का निहित शक्तियों का सिद्धांत कहा गया कि भी जब वित्त और मुद्रा और नोट का नियंत्रण करना है तो सर्टेनली बैंक इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, भले ही उसमें स्पष्ट ना लिखा हो। यानी बैंकों की स्थापना निहित है वित्त और मुद्रा तथा नोट के काम में। और यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इस निहित शक्ति के सिद्धांत को चुनौती दी गई और उसके मामले का नाम है मैकोलस बनाम मैरीलैंड। न्यायाधीश मार्शल थे और अंततः इन्होंने निहित शक्ति के सिद्धांत को वैलिड ठहराया, सही ठहराया। तो कोर्ट ने जो इस निहित शक्ति के सिद्धांत को वैलिडेट किया, इससे केंद्र की प्रवृत्तियां, केंद्र और शक्तिशाली हो गया। दूसरा, गृह युद्ध। हमें पता है कि अमेरिकन समाज में 1861 से 1865 में सिविल वॉर छिड़ गया था। तो सिविल वॉर को दबाने के लिए केंद्र ने अब शक्तियों का उपयोग किया और ऐसे विशेष इमरजेंसी और आपातकालीन जो मौके होते हैं उनमें केंद्र सरकार अक्सर एक मुक्तिदाता के रूप में उभरती है और वह ज़्यादा शक्तियों का उपयोग करती है और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। नेक्स्ट है न्यायिक निर्णय। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया रहा वह हमेशा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला रहा। एक बार तो न्यायाधीश ने ये कह दिया कि केंद्र की सरकार के पास भी शक्तियां ज़्यादा होना कोई गलत नहीं है, क्योंकि वह भी चुनी हुई सरकार है, जनता के द्वारा चुनी हुई है।
एक निर्णय हमने कोर्ट का भी पढ़ा था कि जो निहित शक्ति का सिद्धांत था उसने सुप्रीम कोर्ट ने शक्तियां केंद्र को ही ज़्यादा सौंपने वाला निर्णय दिया। वैसे ही मेयर्स का निर्णय था, तो बहुत सारे जजेस ने जो निर्णय दिए वो केंद्र को और शक्तिशाली बनाने वाले थे। नेक्स्ट है राज्यों को अनुदान। क्योंकि हमने पढ़ा था कि केंद्र के पास टैक्स वसूल करने की शक्ति है, तो केंद्र के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं और ये रिसोर्स वह राज्यों को देता है। लेकिन राज्यों को ये रिसोर्स होता है उसके साथ एक कंडीशन लगी होती है। तो ये जो सशर्त अनुदान होता है राज्यों को, इस सशर्त अनुदान ने केंद्र को और शक्तिशाली किया, यानी राज्यों पर नियंत्रण को बढ़ावा दिया। तो केंद्र के पास ज़्यादा रिसोर्स होने से केंद्र की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ती गई। जैसे फॉर एग्जांपल सड़क निर्माण का कार्य राज्यों का है, लेकिन जब केंद्र ने सड़क निर्माण की स्कीम्स चलाई तो किसी भी राज्य ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनका तो डेवलपमेंट ही हो रहा था। तो रिसोर्सेज का केंद्र के पास ज़्यादा संकेंद्रण होना भी केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका का उदय एक विश्व शक्ति के रूप में हुआ था। तो विश्व शक्ति के रूप में सर्टेनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इतना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अंतरिक्ष में दोनों गुटों के बीच में संघर्ष चल रहा था, अंतरिक्ष में ज़्यादा पावरफुल होने की लड़ाई थी, अणु शक्ति पर रिसर्च चल रहा था, और इसके साथ साथ मिलिटराइजेशन पर भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। दूसरे जगहों पर सेनाएं भेजी जा रही थी और अमेरिका का नागरिक उसे एक प्राइड के रूप में देख रहा था कि कैसे एक हम महाशक्ति हैं। तो इन सारी स्थितियों में ये काम राज्यों के लिए संभव नहीं है। राज्यों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना सरप्लस राज्यों के पास नहीं होता जितना केंद्र के पास होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में जो दुनिया दो गुटों में बंटी हुई थी और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा था, इन दोनों कारकों ने केंद्र की सरकार के पास शक्तियों के केंद्रीकरण को बढ़ाया। राजनीतिक विचारक लियोनार्ड ने तो इवन ये कह दिया कि रूसी भालू ही स्पष्ट रूप से वह राक्षस था जो हमें केंद्रीयकरण की ओर धकेल रहा था। यानी रूस जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो गुटबाजी थी, उस गुटबंदी ने अमेरिका में संघात्मक प्रणाली में केंद्र को और शक्तिशाली किया। वैज्ञानिक खोजें, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे केंद्र सरकार पैसा लगाती है, उससे हर नागरिक बड़ा प्राइड फील करता है, ये देश के लिए मान और प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है। तो ऐसे संदर्भ में जहाँ साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी शान है, गरिमा का प्रतीक है, तो वहाँ प्रादेशिक भावना घट जाती है और लोग संघीय सरकार के नेतृत्व की ओर देखने लगते हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन। समय समय पर अमेरिकी संविधान में ऐसे संशोधन हुए और उनकी वजह से भी संघ सरकार की शक्तियाँ बढ़ती गई। केंद्र के प्रति जनता का सम्मान। जनता के हृदय में राष्ट्रीय सरकार के प्रति अधिक सम्मान की भावना है। ये सम्मान की भावना क्यों पनपी, इसके भी हम देख सकते हैं कि जब राष्ट्र पे संकट आया, लोगों ने केंद्र के प्रति एक आशा भरी निगाह से देखा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज देख रहे हैं कि कोरोना के क्राइसिस में हमारी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार देश को इस संकट से उबार के ले जाएंगे। तो वैसे ही आपातकालीन स्थिति में सभी नागरिक अपने राष्ट्रवादी इथों की वजह से केंद्र के प्रति ज़्यादा आशावान होते हैं, क्योंकि केंद्र के पास रिसोर्स होते हैं, केंद्र के पास शक्ति होती है, केंद्र के पास अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने की शक्ति होती है।
इसी तो इन्हीं कारणों से जब जब अमेरिका में संकट आया तब तब केंद्र सरकार एक मुक्तिदाता के रूप में उभर कर आई। इन सब वजहों से केंद्र के प्रति जनता का सम्मान बढ़ा और राज्यों के बीच प्रति यानी जो प्रादेशिक भावना थी वह कमज़ोर होती गई। इस राष्ट्रवाद या केंद्र के प्रति रिस्पेक्ट या राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को लेके जो प्राइड का विषय है और विश्व राजनीति में अमेरिका का जो स्टेटस है, उन सब परिस्थितियों ने ऐसा वातावरण प्रदान किया या ऐसा परिस्थितियां पैदा की जिनकी वजह से केंद्र सरकार और ज़्यादा शक्तिशाली होती गई। तो संघात्मक प्रणाली में एक उभरती हुई प्रवृत्ति या सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो व्यवहार में संविधान के लागू होने से आई वह है केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति। थैंक यू सो मच। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।